नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए अंक को लेकर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बकरी पालन आजीविका का मुख्य स्रोत के बारे में। बकरी गरीब की गाय कही जाती है। कम पूंजी, कम बजट, कम श्रम और अधिक उत्पादन। जी हाँ, गांधी जी भी कहते थे कि बकरी पालन सर्वोत्तम है, और वो तो बकरी पालन करते भी थे और बकरी का दूध भी पीते थे। बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जो हमारे पशु पालक भाई हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मुख्य स्रोत हो सकता है। तो इसी विषय पर हमने चर्चा करने के लिए अपने बीच में आमंत्रित किया है डॉक्टर DR पचौरी जी को, जो फॉर्म मैनेजर हैं रतलाम से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार किसान भाइयों। सर, बकरी जो है वो गरीब की गाय कही जाती है जी। क्यों कही जाती है, और इसके लिए हमारे अगर किसान भाई चाहें कि पालना है तो क्यों ज़रूरी है ये? असल में मैम जो बकरी पालन है वो किसी भी जलवायु में, कम लागत में, कम समय में और कम आवासीय व्यवस्था में आराम से किया जा सकता है। और इसमें गांव का जो गरीब किसान है, भूमिहीन किसान है, वो भी इसको आराम से कर सकता है। साथ में इसको ग्राम की महिलाएं, जो किसान महिलाएं हैं, वो भी बकरी पाल सकती हैं। जो बेरोजगार युवक हैं वो भी पकड़ सकते हैं। इसीलिए आजीविका का एक स्रोत है और इसीलिए इसको गरीब की गाय कहा जाता है। जी, आपने कहा गरीब की गाय कहा जाता है, तो भाई पशुओं को पालना इतना आसान तो होता नहीं है सर। तो अगर हमारे कोई किसान भाई चाहते हैं कि हमें बकरी पालन करना है, तो वो किस तरह अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उस चीज़ को वो मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, असल में क्या है कि जो भी बकरी पालन है, बकरी पालन में 3 मुख्य स्रोत होते हैं। उसका पोषण, स्वास्थ्य और प्रजनन, और लास्ट में उसका प्रबंधन, रख रखाव कैसे किया जाता है। तो पोषण के लिए हमें जो भी दलहनी फसलें हैं उसका भूसा खाती हैं, और हमें जब सीजन पे इकट्ठा करना है बकरी पालने से पहले हमें, क्योंकि जो भी हमारा भूसा आएगा वो या तो अक्टूबर में आएगा और या फिर हमारा मार्च अप्रैल में आएगा, तो हमें पहले ही वो स्टोर करना है, उसको स्टोर करना है। और जो भी दाल वाली फसलें हैं उनको आराम से ये खाती हैं, जैसे अरहर है, मसूर है, चना है, इनका भूसा बहुत प्रिय है बकरी के लिए। और साथ में हम लोग ग्रासेस कर सकते हैं, बरसीम बो सकते हैं, जितने अरंडू है, पीपल है, बरगद है, बबूल है, नीम है, जितने पेड़ हैं हर पेड़ की पत्तियों को जो आराम से लॉपिंग करके हम बकरियों को खिला सकते हैं, तो उनका हम स्टोर कर सकते हैं। और उसकी बरसीम, रिजका, मक्का, इनकी हम हे भी बना सकते हैं। इनको सुखा के हम रख लें, स्टोर कर लें, उसके बाद खिलाएं। साथ ही हमको जो अनाज है पोषण में, अनाज में हमें कम लागत में हमें अच्छी प्रोटीन का हमें दाना, जिसको बाटा बोलते हैं, वो हमें तैयार करना होता है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, ज्वार, बाजरा, मक्का, ढेंचा, पटसन, लोबिया, जो भी है अपने क्षेत्र में लोकल में, उसको हम लेते हैं। उसका हम एक हिस्सा लेते हैं, करीब 40% के करीब, और 20 से 25% हम लोग लेते हैं खली। तो खली में जैसे गाय भैंसें, अलसी, सरसों सब खाती हैं, लेकिन ये मूंगफली और सोयाबीन की खली, कोपरा की खली, ये बकरियां बहुत अच्छी तरह से खाती हैं, तिल की खली। तो इन्हीं को हमें लेना है, क्योंकि सरसों और इनकी कपासिया की खली को बकरी नहीं खाती है, तो वो हमको 20% हिस्सा लेना है। और चुनी चापड़, जो दाल का छिलका है, गेहूं की भूसी का, आटे का छिलका है, उसको हम छान के मिला दें 20%, तो ये हमारा हो जाता है 98 के करीब, 97। हाँ, उसमें हमें 2% मिनरल मिक्सचर रखना है और 1% नमक, इसको हम मिला के रख लेते हैं। और वयस्क बकरी को हम 200 से 300 ग्राम प्रतिदिन उसमें से खिलाते हैं, और जो प्रजनन वाले बकरे हैं उनको 400 ग्राम हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो हम आगे बताएंगे, उनको भी हम दाना चारा देते हैं। तो ये हमारी भोजन व्यवस्था हो गई। और हरे चारे की हमने बताई दी, तो ये हम खाने पाने की व्यवस्था हमें बकरी खरीदने से पहले करनी पड़ेगी, ये हमें देखना पड़ेगा। प्रबंधन में हमको इस बात का ध्यान देना है। सर, हम बात कर रहे हैं बकरी के प्रबंधन की, तो मैं चाहूंगी कि हमारे किसान भाई इस बात को भी जाने कि बकरी में कौन कौन से गुण होते हैं, उसके दूध में कौन से गुण होते हैं और उसके मांस में कौन कौन से गुण होते हैं, ताकि जब फायदे समझ में आएंगे तो हम डेफिनेटली उसमें आगे भी बढ़ेंगे। इसमें जो भी है
हमारे मध्य प्रदेश में कोई भी, वैसे जो NDRI करनाल है उसमें 34 रजिस्टर्ड पंजीकृत नस्लें हैं, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश की कोई भी नस्ल नहीं है। अच्छा। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ में जो स्टेट लगे हुए हैं, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, इनकी नस्लें, जैसे यूपी की बरबरी है, जमुनापारी है, राजस्थान की जखराना है, सिरोही है, मारवाड़ी है, महाराष्ट्र इसकी अहमदाबाद, गुजरात की सूरती है, महाराष्ट्र की है उस्मानाबादी, ये नस्ल हमारे MP में पाल सकते हैं, आराम से पल जाती हैं। इसमें भी 2 तरह की नस्लें होती हैं, एक बरबरी होती है जो 2 या 3 बच्चे देती है, मांस और दूध दोनों के लिए बहुत अच्छी है। सिरोही नस्ल है, जखराना है, ये 2-2 बच्चे देती हैं, इनका भी मांस और दूध अच्छा है। जमुनापारी असल में 2.5-3 लीटर दूध देती है, वो दूध के लिए है, मांस भी उसका होता है, लेकिन उसके मांस में रेसा होता है, तो जो ब्लैक बंगाल और बरबरी बकरी है उसकी अपेक्षा उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर आता है। मतलब अगर हमारे जो किसान भाई चाहते हैं कि केवल मांस के लिए अगर बकरी पालन करना है, तो वो किन किन बकरियों की वो हमें, हाँ, जो हम ब्लैक बंगाल, हाँ, वो 5 या 6 बच्चे देती है एक बार में, लेकिन उनको दूध की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनको हमें वैकल्पिक दूध बना के देना पड़ेगा। वैकल्पिक दूध में क्या है कि हमको करीब 10% दूध लेना है, जो दूध का पाउडर है, उसमें 30% हमें प्योर दूध लेना है, सोयाबीन लेना है 9%, और थोड़ा सा मिनरल्स डालना है, प्रोबायोटिक्स डालना है और उसको पिलाना है। लेकिन जो पिलाने से 10 मिनट पहले ही बनाया जाएगा, ये नहीं कि पहले बना के रख ले, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था उसके लिए करनी पड़ेगी, या अन्य जो बकरियां हैं उनका दूध हमें पिलाना पड़ेगा उनको। तो अगर हमारे जो किसान भाई चाहते हैं कि मांस के लिए विशेष तौर पे वो बकरियों का पालन कर रहे हैं, तो वो ब्लैक बंगाल को चुन सकते हैं, और दूध के लिए भी हमारी दूसरी है जमुनापारी है, या हमने दूसरी बकरियां हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात आवासीय प्रबंधन की करें, तो इसमें किस तरह हमारे किसान भाई आवासीय प्रबंधन में मैम, एक बकरी के लिए जो एडल्ट बकरी है, वयस्क बकरी है, 1 स्क्वायर मीटर जगह की जरूरत पड़ती है। बक के लिए हमें 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर की जगह पड़ती है, और बच्चों के लिए 0.5 से 0.75 स्क्वायर मीटर की जगह। तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा कितना है। जैसे हमारे 100 बकरी पालनी है, तो हम 20 बाई 6 मीटर का हम एक सेट बना सकते हैं। और जो इनके बकरियां पालने का है, ये 3 तरह से पालते हैं। खुला बाड़ा, जो अक्सर आपने देखा होगा, भेड़ बकरी लेके राजस्थान के मारवाड़ी लोग खुले में रोक लेते हैं, फिर आगे चल देते हैं, ये खुला बाड़ा आता है। एक होता है बंद बाड़ा, गांव में 2-4 बकरी पाल लेते हैं, दिन में चरा के लाते हैं, रात को फिर लाके बंद कर देते हैं कमरे में, ये बंद बाड़ा हो गया। एक जो वैज्ञानिक विधि है वो अर्ध खुला और अर्ध बंद बाड़ा होता है। इसमें 33% बंद होता है, जिसमें जालियां होती हैं, ए शेप का हमारी छत होती है, और ज़मीन से 1 मीटर ऊंचे तक दीवार होती है, उसके ऊपर जाली होती है। 9 फीट ऊंचा किया जाता है हाइट में, और इसको हम बना लेते हैं जिससे क्रॉस वेंटिलेशन रहे हवा का, उसमें बना लेते हैं। और पानी का आवागमन रहना चाहिए। पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई रखी जाती है, जिससे सूरज की किरणें डायरेक्ट न पड़ के साइड में होके आएँ, और विटामिन डी भी मिले, और शाम को जब प्रेशर पड़े तो उससे बाड़ा सूख भी जाता है। और पानी की 2 खैर रखते हैं हम, जैसे 50 बकरियां हैं तो हमें 2-2 मीटर की, 2 बाई 1 मीटर की 2 खैर पानी की बनानी है। तो एक को हम पानी पिलाएंगे और एक को चूने से पोत के रख देते हैं, पुताई करके रख देते हैं। फिर 8 दिन बाद उसको पानी को खाली कर देते हैं, दूसरे में भरते हैं, ये सूख जाएगा। तो उसमें कंजी जिसको बोलते हैं काई, वो नहीं आती है, और शुद्ध पानी, ताज़ा पानी हमको बकरियों को पिलाना चाहिए। दूसरे इसमें जो मेंजर होता है, इस उपकरण होते हैं, उसमें ऊंचा, बकरी कभी भी जमीन की चीज़ नहीं खाती है, टॉप खाती है बकरियाँ, इसीलिए इसमें दूध में औषधि गुण भी होते हैं। टॉप खाएगी वो, जबकि भेड़ जमीन की बिल्कुल घास को खाते हुए चलती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब झगड़ा नहीं होता है तो बकरी पाल लो, पड़ोसी के खेत में जाके खाएगी, तो ये बोलते भी हैं उसको। तो इसके लिए हमें मेंजर ऊंचा बनाना है हाइट के हिसाब से। बरबरी बकरी छोटी होती है तो 1.5 फीट सॉरी, और जमुनापारी होती है तो उसका 2 फीट ऊंचा बाड़ा बनाते हैं। तो जाली लगी रहती है, उसमें व्यंजन में दाना चारा डालते हैं, जिससे ऊपर से खाती रहती है। जी, आप ये बात तो आपने आवासीय प्रबंधन की हमें बता दी। अगर हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो अभी शुरू करना चाहते हैं बकरी पालन, तो वो कितनी संख्या में बकरी रखकर इसको पालन शुरू कर सकते हैं? इसके लिए जो किसान भाई हैं 10 बकरी से शुरुआत करें,
और उसके लिए हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार ने खोल रखा है। वहाँ जाके आप ट्रेनिंग 1 हफ्ते की ले सकते हैं, या केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मखदूम फरे मथुरा में, वहाँ 21 दिन की ट्रेनिंग होती है। आप वहाँ भी डायरेक्टर के नाम से पत्र लिख के और डेट ले सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा अपना नज़दीकी रहेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में केवीके है उस क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से वहाँ के वैज्ञानिक उस बकरी पालन के बारे में बता देंगे। वहाँ ट्रेनिंग ले सकते, 10 बकरी से शुरुआत करें। इसके लिए बैंक से आपको लोन भी मिल जाएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक लोन देती हैं, इसके लिए नाबार्ड लोन देता है। और इसके लिए जो स्वर्ण रोजगार योजना भारत सरकार की है, 75% भारत सरकार, 25% स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है। और स्वरोजगार योजना जो ग्रामीण युवक हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी एक योजना है, तो वहाँ से आप लोन लेके भी बकरी पालन कर सकते हैं। जी, आपने हमें ऋण की व्यवस्था बता दी है। अब हम बात करना चाहेंगे बकरियों में टीकाकरण की, क्योंकि बीमारियां भी होती हैं, तो जैसे बड़े पशुओं में होती हैं वैसे इनमें भी होती होगी। हाँ। इसकी जानकारी हमारे किसान। असल में खुरपका मुंहपका बड़े पशुओं में भी होता है, और खुरपका मुंहपका ये छोटे पशुओं में भी होता है। इसके लिए सरकार ने 2025 तक इसका उन्मूलन करने के, ख़त्म करने का एक योजना बनाई है। तो जब टीकाकरण होता है, बरसात से पहले टीकाकरण होता है, किसान भाइयों से निवेदन है टीकाकरण जरूर कराएं। किसान क्या करता है कि बड़े पशुओं में टीकाकरण करा देगा, छोटे बच्चों में टीकाकरण नहीं कराते हैं। उससे बीमारी छोटे पशुओं में आता है, वही फिर बड़े पशुओं में आता है। टीकाकरण का मतलब ये नहीं कि एक दीवार लग गई कि बीमारी नहीं आएगी। टीकाकरण का ये कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उससे पशुओं में जो भी बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी। तो टीकाकरण बहुत, इसमें PPR है, एंटोटॉक्सिमिया है, खुरपका है, मुंहपका है, चेचक है, ये बीमारियां होती हैं जिसके टीकाकरण होते हैं, और टीकाकरण किसान भाई जरूर कराएं। बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बकरियों में टीकाकरण जरूर कराएंगे। डॉक्टर साहब, हम आगे भी चर्चा आपसे जारी रखेंगे बकरी पालन आजीविका का स्रोत के बारे में, लेकिन कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज का विषय है बकरी पालन आजीविका का मुख्य स्रोत, और हमारे साथ बात कर रहे हैं डॉक्टर DR पचौरी जी। सर, हम बात कर रहे थे टीकाकरण की, और आपने जैसे कि अभी बात की, और हम देख भी रहे हैं कि भारत सरकार ने 2025 तक सभी पशुओं में रोग उन्मूलन की योजना लागू की है। तो क्या इसमें बकरियों को भी शामिल किया गया है? जी हाँ, बकरियों का भी टीकाकरण होता है, और ET, PPR, खुरपका, मुंहपका, ये बरसात से पहले टीका कराया जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट के वेटरनरी हॉस्पिटल हैं, उनके BFO आके, वेटरनरी डॉक्टर्स आके गांव-गांव में कैंप लगाते हैं और टीकाकरण करते हैं। आप तो जिस तरीके से बकरी पालन में विशेषज्ञता रखते हैं, तो किस तरह आप अपने गांव में जाकर इसको लागू करते हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। हम किसान भाइयों को पहले संक्षेप में बताते हैं कि कैसे आहार व्यवस्था करनी है, कैसे उसका खाने पाने की व्यवस्था करनी है, आवासीय व्यवस्था कैसे करनी है, टीकाकरण के बारे में बताते हैं। साथ में ये जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं प्रजनन बकरे का, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रजनन जो बकरा होता है उसको हमें देखना है कि उसके माँ बाप में कोई रोग तो नहीं थे, और इसमें कोई प्रजनन रोग तो है नहीं, के अंदर चमकीला है,
फुर्तीला है ये और संतान उत्पत्ति के मतलब लायक है कि नहीं है, और उसको हम 15 महीने से बड़ा लेते हैं, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उससे जो हमारी शुद्ध नस्लें हैं उनको हम मैटिंग कराते हैं, और जब पशु गाभिन हो जाता है तो ये 150 दिन का इसका गर्भकाल होता है बकरी का। तो जब ब्याने को होती है उससे हम 1 हफ्ते 10 दिन पहले उसको जंगल में चरने नहीं देते हैं। मान लो ग्वाले ने डंडा मार दिया या पशु ने ठोकर मार दी तो गर्भपात के चांसेस हो जाते हैं। उसको अलग से हम 300 ग्राम दाना खिलाते हैं, वहीं पर उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। जब व्यवस्था हो जाएगी तब हम उसको जब जन जाएगी तो वो जनने के बाद बच्चे को देगी तो हमें बच्चों को कभी कभी सांस नहीं आती है, तो साफ कपड़े से उसके बच्चे की नाक वगैरह सब साफ करना है, और उसको मान लो सांस नहीं आ रही तो उसके पीछे के पाँव पकड़ के उठा के उसको थप्पी दे देना है, तो उसके अंदर सांस आ जाती है 1 मिनट के अंदर। और उसका नाल जो होता है नाभि से उसको 4 आंगुल बाहर से मतलब 3 इंची से काट देते हैं कैंची, साफ कैंची से, और टिंचर आयोडीन लगा देते हैं। हमको क्या करना है, जो पशुओं का प्रॉफिट है हमें मोर्टिलिटी बच्चे की नहीं होने देनी है। यदि बच्चा मर गया तो हमारा पैसा वहीं ब्लॉक 10,000 रुपये हो जाता है। क्योंकि बच्चा वही बड़ा होकर 1 साल बाद हमें 10,000 रुपये की कीमत देगा। तो इसलिए बच्चे को नहीं मरने देना है, और जब बच्चों को साफ रखना है उसको आधा घंटे बाद कीला जरूर पिलाना है। तो 15 दिन तक बच्चे को माँ के 10 दिन तक माँ के साथ रखना है, उसके बाद जंगल चला जाएगा, और 15 दिन बाद उसको थोड़ा थोड़ा बेर की पत्तियां, सूखी बरसी ये डालते हैं तो उसको खाने लगता है। ये आपने बताई हमें छोटे बच्चों के पालन के लिए। अगर हमें बाह्य परजीवियों और अंतः परजीवियों से अपनी बकरी को बचाना है तो कैसे हमारे जो किसान भाई हैं उसका प्रबंधन कर सकते हैं? बकरियों में अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी अक्सर टिक्स वगैरह हो जाते हैं बरसात के बाद, तो साल में 2 बार तो इनको नहलाना चाहिए। टिक आउट है, ठीक है ना, और भी जो दवाएं हैं अथ्यान वगैरह से हम लोग उसको नहला सकते हैं, डिपिंग कर सकते हैं। दूसरे इनकी जो अंतः परजीवी हैं उनके लिए एनवंडाजोल और फेनवंडाजोल, बेनमिंथ, नीलजान, ये कई दवाएं आती हैं। तो जो डॉक्टर है उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से, वेट के हिसाब से होती हैं, जी उस वजन के हिसाब से हम लोग उसको देते हैं, और ये साल में 2 बार देनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने जिस तरह ये बताया कि हमें किस तरह परजीवियों से हमारे बकरियों की रक्षा करनी है, ये जानकारी हुई। अगर हमारे कोई किसान भाई फर्म रखना चाहते हैं, फर्म के माध्यम से बकरी पालन करना चाहते हैं, तो किस तरह लेखा जोखा रखें और किस तरह इसका व्यवस्था करें, इसके बारे में बताएं। लेखा जोखा रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब तक हम लेखा जोखा नहीं रखेंगे तो हमें आय और व्यय के बारे में कैसे पता चलेगा कि हम प्रॉफिट में के नाम, उसमें लेबर कितने आ रहे हैं, कितनी हाजिरी लग रही है उनकी, दूसरे किस कंपनी से हमने दाना लिया और कितना लिया, कितना हमने पर डे खिलाया। लेबर से हम कह रहे हैं कि 300 ग्राम खिलाओ, लेबर ने 500 ग्राम डाल दिया, तो लेखा जोखा रहेगा हमारे पास स्टॉक कितना है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही हमें जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे पनीर है, मांस के प्रोडक्ट हैं, पिकल है, ये चीज़ें हम बनाएंगे तो उसका भी हमें पूरा लेखा जोखा रखना पड़ेगा। दूसरे हमने कब बरसीम बोई, और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि हमारे 7-8 साल तक बकरी बच्चा देती है, तो मैटिंग कब हुई, कब ब्याई। जब हमें मैटिंग का सीजन है तो हमें ऐसा करना है कि जब वो ब्याए उस समय न सर्दी हो न गर्मी हो। अक्टूबर नवंबर में हमारी किडिंग होनी चाहिए, या फिर अप्रैल मई में किडिंग होनी चाहिए। और इसमें लाने के लिए जो बबूल होता है, देसी बबूल, उसकी फलियों को स्टोर करके रख लेते हैं, और उनको हम जब भी हमें लाना होता है हमें चाहिए कि हमारी बकरियां 15 दिन में ही मैटिंग में आएँ। तो जो बच्चे आएंगे, क्रॉप आएगी, हमें एक साथ अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी से हमें देखभाल करनी पड़ेगी उसकी, तो उन फलियों को हम खिला देंगे तो वो 8 दिन में हमारी पूरी बकरियां हिट में आ जाएंगी। और 20-25 बकरियों पर एक मेल रखा जाता है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके रख सकते हैं। और जब मैटिंग आएगी तो साथ में मैटिंग होगी, साथ में उनकी किडिंग होगी, तो हमें और जब बड़े बच्चे होंगे जब हम उनको बेचेंगे, और इनका जो रेशियो होता है बच्चों का वो 50% होता है, ±2 होता है। 48 फीमेल हो सकती हैं, 52 मेल हो सकते हैं। ये इस तरह से इनका 50-50 का मेल फीमेल का रेशियो होता है। अगर हम वैकल्पिक व्यवसाय की बात करें, वैकल्पिक की बात करते हैं, तो कौन कौन से वैकल्पिक व्यवसाय हो सकते हैं बकरी पालन के? इसमें देखिए, एक तो ये है कि जो हमने दाना बनाया था, जो बेरोजगार युवक हैं, जो सिमई वाली मशीन है वो आजकल बिजली से भी आ रही हैं, हाथ से चलाने वाली हैं, तो उसकी हम पैलेट फॉर्म बना सकते हैं। उसको भिगो के और पैलेट फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, तो जिससे जो बकरियां जो पाउडर फॉर्म में उसको नहीं खाएगी लेकिन पैलेट खा लेगी, तो एक हम आहार बनाने की एक छोटी सी कंपनी भी डाल सकते हैं।
कहीं डाल सकते हैं। पनीर बना सकते हैं, बहुत अच्छा पनीर होता है इसका, दूध बेच सकते हैं इसका, मांस के में इसका अचार भी बनता है, इसकी टिक्की बनती हैं, इसके समोसे बनते हैं और इसका सॉसेज बनता है, इसके क्यूब्स बनते हैं, तो मांस में इसका हम बना सकते हैं। तो ये अलग अलग आप स्पेशलाइजेशन करके और एक फर्म बना के छोटे रोजगार एक एसएचजी ग्रुप में भी इसको बना के हम लोग इसका ले सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो ये बहुत अच्छा है, और महिलाओं के लिए एसएचजी ग्रुप से लोन भी मिलता है, बैंक भी लोन देती है इसके लिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब की बकरी पालन एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में हमारे किसान भाई अपना सकते हैं, और विशेषकर हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने अपने कार्यक्रम में चर्चा की बकरी पालन वैकल्पिक रोजगार के बारे में, जिसमें हमने जाना कि बकरी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, वैकल्पिक रूप में हो सकता है, कम पूंजी में, कम श्रम में, और बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं और अच्छी आमदनी ले सकते हैं। अब हमें दीजिए यही अनुमति, फिर मिलेंगे किसी नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं।
निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान।